बात फरवरी 1947 की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ राज्य ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे यह विद्रोह नो टैक्स कैंपेन में तब्दील हो गया और इतना उग्र हो गया कि महाराजा हरि सिंह को धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाना पड़ा। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यह कोई होमोजीनियस या समरूप राज्य नहीं है, यह 4 हिस्सों में बंटता है। जम्मू का जो एरिया है यहां पर ज्यादातर हिंदू मेजॉरिटी मानी जाती है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहां सुन्नी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी देखी जाती है। गिलगिट बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो इस जगह, इस क्षेत्र में शिया इस्माइली मेजॉरिटी देखी जाती है। और लद्दाख की अगर बात की जाए तो यहां पर बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देखी जाती है। अब पुंछ रेबिलियन की अगर हम बात करें, यह इतना महत्वपूर्ण विद्रोह है कि इसने पूरी जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल के रख दी। पूरे दक्षिण एशिया में इसका प्रभाव पड़ा। क्यों हुआ यह रेबिलियन? क्या यह महज एक सांप्रदायिक मुद्दा था, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, या इसके पीछे एक अतीत था, एक इतिहास था? आइए जानते हैं क्यों हुआ यह पुंछ रेबिलियन। यह 9 मार्च 1846 का दिन था। अंग्रेजों ने सिख फौज को हराकर उन पर ट्रीटी ऑफ लाहौर संधि थोप दी। पिक्चर में हम देख सकते हैं लॉर्ड हार्डिंज, 7 साल के महाराजा दिलीप सिंह, गुलाब सिंह डोगरा और महारानी जींद कौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत लाहौर दरबार को अंग्रेजों को 1.5 करोड़ नानकाना रुपया देना था। जब लाहौर दरबार उसे देने में असक्षम रहा तो अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। गुलाब सिंह डोगरा, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, ये 3 भाई जम्मू के थे। 1819 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा किया तब गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह को सिख फौज में ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया गया। 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह का निधन हुआ तो उस समय सियासी साजिशों में ध्यान सिंह और सुचेत सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो 1846 में जब महाराजा गुलाब सिंह पूरे कश्मीर के राजा बने तो उन्होंने पुंछ अपने भतीजे मोती सिंह को दे दिया। अब मोती सिंह पुंछ को ऑटोनॉमसली, स्वामित्व के तौर पर इस पर शासन करना चाहते थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत पुंछ एक जागीर थी, एक राज्य नहीं था। महाराजा गुलाब सिंह ने उस वक्त इस पारिवारिक कलह को ज्यादा हवा ना देते हुए एक समझौता करार कर लिया, लेकिन यह मुद्दा फिर उठा। 1920 का दशक एक अशांत दशक माना जाता है क्योंकि भारत में उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और रियासतों में भी राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हो रहा था, जिससे प्रजा मंडल स्थापित होने लगे। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 13 जुलाई 1931 के कौमी दंगों के बाद ग्लैंसी कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर राजनीतिक और सामाजिक सुधार किए गए। जम्मू कश्मीर के नए महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने गद्दी 1926 में संभाली थी। वे कई सुधार लेकर आए, जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थापना, रणबीर पिनल कोड लाया गया, लिखित संविधान लाया गया, बाल विवाह रोका गया, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई और निम्न जाति के सभी लोगों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। जहां ये सुधार हो रहे थे वहीं प्रजा मंडलों का भी निर्माण हो रहा था। जम्मू में प्रेमनाथ डोगरा ने राज्य हिंदू सभा का निर्माण किया और वहीं 1932 में शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया। लेकिन शेख अब्दुल्ला धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के, सेक्युलर विचारधारा के, उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती थी। इसलिए 1939 में
ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बट गई, विभाजित हो गई। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के करीब थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के करीब थी। और जम्मू कश्मीर की आबादी आवाम की भी बात करें तो जो कोर एरिया था जम्मू कश्मीर का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता, लेकिन जो पेरिफेरल एरिया था ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता था। चलिए वापस चलते हैं पूंछ की ओर। जब हरि सिंह महाराजा बने उस समय पूंछ जागीर के राजा थे राजा जगत देव सिंह। अब पूंछ की अगर हम बात करें तो यहां पर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, इतना ज्यादा कृषि एग्रीकल्चर का स्कोप नहीं था। यहां के अधिकांश लोग पंजाब की आर्मी में शामिल होते थे, मतलब पूंछ के सभी मुसलमान अपने आप को पंजाबी मुसलमान बताते थे और फौज में भर्ती होते थे। फौज में भर्ती होने के बहुत कारण थे। सबसे पहली बात, पूंछ में रोजगार के अवसर नहीं थे, और दूसरी बात, पंजाब की फौज से जब एक व्यक्ति रिटायर होता था उस समय उसे जमीन का पट्टा दिया जाता था। एक कैनाल एक्ट भी पंजाब की सरकार लेकर आई थी। और जब 1902 में लॉर्ड किचनर आए तो लॉर्ड किचनर ने आर्मी में और ज्यादा रिफॉर्म्स लाए, जैसे भाता बढ़ा दिया गया था। तो इस कारण पूंछ के सभी लोग चाहते थे कि पूंछ को जो है पंजाब में शामिल कर दिया जाए। और जब महाराजा हरि सिंह ने सभी राजनीतिक बदलाव पूंछ में भी लागू करने शुरू किए, उस समय मोती सिंह के वंशजों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूंछ जो है वे स्वामी थे पूंछ के, वो स्वामित्व के तौर पर पूंछ को राज करते आए थे। लेकिन फिर महाराजा हरि सिंह ने उन्हें याद दिलाया कि पूंछ एक जागीर थी, राज्य नहीं था। इस कारण महाराजा हरि सिंह ने श्रीनगर से एक रेजिडेंट कमिश्नर भेज दिया पूंछ में, और ज्यादा अधिकारी भेजे, और पूंछ के लोगों के ऊपर 2 शासक आ गए। एक शासक जो मोती सिंह के वंशज थे, और दूसरे जो महाराजा हरि सिंह जिन्हें डेप्यूट कर रहे थे वहां पर शासन करने के लिए। धीरे धीरे टैक्स बढ़ने लगा और लोगों के बीच इसके प्रति एक विरोध उत्पन्न होने लगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो लगभग 60,000 मुस्लिम पूंछ से पंजाब आर्मी में शामिल हुए, और जब यह वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब ये अपने हथियारों के साथ वापस पूंछ आए। लेकिन जब ये वापस पूंछ आए उस समय महाराजा इन्हें वापस अपनी फौज, जम्मू कश्मीर फौज में लेने में असमर्थ थे। इन्हें लगा अब इन्हें ना तो भत्ता मिलेगा और ना ही किसी प्रकार की जो पहले सुविधा होती थी आर्मी की वे मिलेगी। और जब टैक्स का बर्डन बढ़ने लगा तब 1947 में फरवरी में एक नो टैक्स अभियान इन सभी लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं सियासी तौर पर और प्रजा के तौर पर पूंछ का श्रीनगर के प्रति विरोध बढ़ने लगा। जहां पूंछ विद्रोह की ओर बढ़ रहा था वहीं जम्मू कश्मीर पर भी दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र होने वाले थे। जम्मू कश्मीर के वजीर रामचंद्र काक का मानना था कि जम्मू कश्मीर को ना तो भारत से मिलना चाहिए ना ही पाकिस्तान से मिलना चाहिए। उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है। लेकिन पूंछ राज्य के प्रतिनिधि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। वे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इसलिए जब पूंछ का विद्रोह हुआ तो उन्होंने इस विद्रोह को इतना उग्र कर दिया कि महाराजा हरि सिंह को वहां रणबीर पिनल कोड के तहत कर्फ्यू लगाना पड़ा। और 15 अगस्त के बाद सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान
पूंछ छोड़कर मुरी चले गए, मुरी पलायन कर गए। अब मुरी की अगर हम बात करें तो ये एक आर्मी हिल स्टेशन था, पाकिस्तानी आर्मी हिल स्टेशन। यहां पर इब्राहिम खान सभी रेबेल से मिले, पाकिस्तान आर्मी के अफसरों से मिले और फिर शुरू हुई एक षड्यंत्र रचने की कहानी। 12 सितंबर 1947 को एक मीटिंग हुई। देखिए, एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन कर दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान कभी भी ऑफिशियली जम्मू कश्मीर पर अटैक नहीं कर सकता था। ऐसा स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ साइन नहीं किया गया था। 12 सितंबर को जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में 6 बहुत जरूरी लोग शामिल हुए। सबसे पहले तो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, दूसरा पाकिस्तान के राजनेता मियां इफ्तिखारुद्दीन, तीसरे कर्नल अकबर खान जो एक आर्मी अफसर थे, चौथे शौकत हयात खान और खुर्शीद अनवर। और इन पांचों को इकट्ठे करने वाले कोई और नहीं बट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मौलवी लियाकत अली थे। 12 सितंबर की इस बैठक में एक व्यक्ति थे खुर्शीद अनवर, जो अपने आप को मेजर कहलाते थे। ये पहले सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन रिश्वतखोरी के इल्जाम में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड को ज्वाइन किया शौकत हयात खान के साथ, और ये मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड ही थी जो जिम्मेदार थी 1946 के बिहार दंगों के लिए, जो जिम्मेदार थी द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के लिए, और जो जिम्मेदार थी फरवरी में पंजाब की कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार, यूनियनिस्ट कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को गिराने में। इसलिए खुर्शीद अनवर को कहा जाता था मुस्लिम लीग का सीक्रेट वेपन पाकिस्तान बनाने के लिए। मुस्लिम लीग ने नारा दिया था लड़के लेंगे पाकिस्तान, लेकिन इस लड़ाई को लागू किया था खुर्शीद अनवर ने। 12 सितंबर को यह निर्णय कराया गया कि पूंछ के ऊपर नॉर्थ से, उत्तर से हमला किया जाएगा खुर्शीद अनवर द्वारा, और वहीं पे ऐसा तय हुआ था कि साउथ से मेजर जनरल कियानी हमला करेंगे। देखिए, दक्षिण से हमला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गुरदासपुर जो है पार्टीशन में भारत को दिया गया था, जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रोष था। पाकिस्तान जानता था अगर गुरदासपुर पाकिस्तान को चला जाता तो भारत के लिए जम्मू कश्मीर के साथ डायरेक्ट लिंक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर हम कांगड़ा को देखें तो गुरदासपुर ही एक प्लेन एरिया है जो जम्मू कश्मीर और भारत को जोड़ता है। अब खुर्शीद अनवर ने तैयारियां शुरू की नॉर्थ से, उत्तर से एक इन्वेजन करने की। खुर्शीद अनवर मिले मन की शरीफ के पीर अब्दुल कयूम से। अब्दुल कयूम खान, खान अब्दुल गफर खान के चेले थे, के अनुयायी थे, और वे पहले प्रो इंडिया थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वे प्रो मुस्लिम लीग हो गए, प्रीमियर बन गए, और उन्होंने एक साजिश भी रची अपने ही गुरु खान अब्दुल गफार खान को अरेस्ट करवाने की। तो अब्दुल कयूम खान जो थे, मन की पीर के जो शरीफ थे, उन्हें खुर्शीद अनवर ने अपने साथ ले लिया। खुर्शीद अनवर का प्लान था कि जितने भी यहां ट्राइबल्स हैं, जैसे साउथ वजीरिस्तान के महसूद जो अफरीदी ट्राइब्स है, ट्राइबल एरिया यहां पे अफरीदियों का है, दीर जो है, स्वाति जो है, ये सभी ट्राइब्स के को इकट्ठा करके वे मुजफ्फराबाद पर हमला बोल देंगे। और यह हमला खुर्शीद अनवर जिहाद के नाम पर करना चाहते थे। खुर्शीद अनवर का मानना था कि अब्दुल कयूम खान
सभी ट्राइबल से अपील करेंगे कि वे जिहाद के नाम पर कश्मीर पर हमला कर दें। और प्लान के मुताबिक खुर्शीद अनवर ने 22 अक्टूबर 1947 पर मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। 4000 ट्राइबल्स का लश्कर बनाया गया। आर्मी ने सभी ट्रक्स, सभी संसाधन दिए गए और खुर्शीद अनवर ने ट्राइबल से कहा कि उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, वे जो भी लूटना चाहते हैं, जैसी भी लूटपाट मचाना चाहते हैं, वे लूट से अपने घर भर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर 1947 को खुर्शीद अनवर और मानकी पीर के शरीफ अब्दुल कयूम खान दोनों ने मिलकर 4000 ट्राइबल्स का एक लश्कर तैयार कर दिया और उसने 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद पर हमला कर दिया। अब अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करते हैं, मुजफ्फराबाद, पूंछ जो वेस्टर्न पूंछ था और मीरपुर का जो पूरा एरिया था, ये ऑलरेडी प्रो पाकिस्तान हो चुका था और मुजफ्फराबाद आसानी से जीता गया क्योंकि इन सभी लश्कर्स को पाकिस्तान के आर्मी की मदद थी, पाकिस्तान के नए वेपन्स प्रोवाइड किए गए थे। मुजफ्फराबाद से ये लोग उरी की तरफ बढ़े और उरी से ये बारामूला तक पहुंचे। जैसा कि हम सब जानते हैं, खुर्शीद अनवर ने इन ट्राइबल्स को कहा था कि ये एक जिहाद है, तो कोई भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति का सामान ये लूट ले, उन्हें मार दे। लेकिन जैसे ही ये ट्राइबल बारामूला पहुंचे, उस समय इन पर लालच और हवस का भूत सवार हो गया और ये भूल गए जिहाद जो इनका असली मकसद था। 24 अक्टूबर को जब ये बारामूला पहुंचे तो इन्होंने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको लूटना शुरू कर दिया। घरों में घुस घुस के घर के आदमियों को मारा और घर की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू लूट ली। बारामूला के हर घर से चीखें सुनाई देने लगी और डर और दहशत में सिर्फ बारामूला ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर आ गया। पूरे जम्मू कश्मीर में बारामूला में जो हुआ, बारामूला में जिस तरह की वारदातें हुई, इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर से बहुत प्यार करते थे, उन्हें एहसास होने लगा कि अब उन्हें मदद की जरूरत है और 24 अक्टूबर को उन्होंने भारत को कॉल किया।